वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम क्वाइट होपफुल कि जो 72nd बीपीएससी का आप लोगों का प्रिपरेशन है वो काफी अच्छा चल रहा होगा। और आज की क्लास में जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है ना, उसके साइंस का चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज देख रहे होंगे। हेडिंग देख सकते हैं, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बेसिक बातें की गई हैं। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको भी एक बार जा करके देखेंगे अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो। और एईडीओ का पेपर देख करके आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि भाई अब जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाने वाले हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि अब जो वन लाइनर किताबें हैं उनके साथ साथ एनसीईआरटी को कम से कम जरूर पढ़ें, और दोनों में से एक ही को पढ़ने का अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, और हम लोग केवल उन्हीं चीजों की बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले पन्ने पे कोई सा भी चीज नहीं। अब दूसरे पन्ने पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई सा भी हम लोग यूटेंसिल बनाते हैं, कोई सा भी अगर खाना वाना गर्म करने के लिए अगर कोई सा भी इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं ना, तो वो जो उसका बेसिक बॉडी होता है वो मेटल का होता है, जबकि जो उसका हैंडल होता है उसको हमेशा हम लोग बनाते हैं किस चीज का, तो वुड का बनाते हैं। ठीक है, वुड का इसलिए बनाते हैं बिकॉज जो वुड होता है ना वो नॉन कंडक्टर होता है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन, नॉन कंडक्टर होता है, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वुड से ही हम लोग चीजों को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम में आप लोगों से पूछ देगा कि ये जो वुड होता है ना ये होता क्या है। ठीक है, तो पॉलीमर होता है C6H10 और O5। और पॉलीमर कहने का मतलब, पॉली मतलब मल्टीपल टाइम ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर N लगा देंगे। ठीक है, होता क्या क्या है इसमें, तो सेलुलोज होता है, ठीक है, हेमी सेलुलोज होता है और लिग्नीन होता है। इस चीज को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें होता क्या क्या है, तो सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और प्लस लिग्नीन होता है। ठीक है, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ देंगे, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि जो यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ होता है लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगले में देखते हैं क्या लिख रखा है कि सर्टेन चीजों को जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो लस्ट्रस हैं, मतलब एक तरीके से वो साइन करते हैं। ठीक है, वो दूर से ही साइन करते हैं और वो अपीयरेंस में हार्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये न सिर्फ लस्ट्रस होते हैं, मतलब न सिर्फ ये चमकते हैं बल्कि ये हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को कह दिया गया मेटल। वहीं पर कोल हो गया, कोल मतलब बेसिकली अपने को कार्बन ही समझना है। ठीक है, सल्फर हो गया, वुड हो गया, ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं और उतने हार्ड नहीं होते हैं जितना कि मेटल्स। ठीक है, कोल हम लोगों को पता है कि भाई कार्बोनिफेरस जो एरा है उसमें क्या हुआ है कि जो भी लैंड के ऊपर जो भी आपको प्लांट्स वगैरह थे, जो भी लिविंग बीइंग्स थे, वो ट्रैप्स में चले गए हैं और लंबे कालखंड में उन्हीं में ही रिफॉर्म्स हुए हैं, और वो अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको कोल के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब आपको हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल दिया हुआ है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ के थ्रू भी काट सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हार्ड चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि वो मेटल ही हो, कुछ सॉफ्ट चीजें भी मेटल हो सकती है। ठीक है, हम व्यक्तिगत तौर से एक और चीज देखे हैं, सम हाउ बच्चों को एक मिसकंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स का नंबर है वो ज्यादा है। अब ये मिसकंफ्यूजन उनको कैसे होता है, ये कंफ्यूजन उनको कैसे होता है, दैट आई डोंट नो, बट सम हाउ उनको ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि 118 आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उसमें से 92 मेटल्स हैं। ठीक है, 20 आपको नॉन मेटल्स हैं, और फिर बचे हुए जो 6 है ना वो मेटेलॉइड्स हैं। और मेटेलॉइड्स कहने का मतलब कि वो दोनों की प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस एक चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो नंबर है ना
वो आपको क्या है, तो 92 और 20 है। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, एक तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस तरीके से जो लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, इनको क्या कहते हैं, और इस तरीके से जो लाइन बनी हुई है इनको क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से ग्रुप्स हैं 1 से लेकर के 18 तक, और पीरियड्स हैं 1 से लेकर के 7 तक। तो उसमें मेटल्स को अगर आप देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस है वो ऑक्यूपाइड दिख रहा होगा आपको मेटल्स के द्वारा, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत कम संख्या में है। ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, यही बस नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। और मेटेलॉइड्स के बारे में भी जानेंगे। 3 नॉन जो मेटेलॉइड्स हैं जिनका प्रॉपर्टी एज सच आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का, उसमें एक तो बोरोन हो गया, दूसरा सिलिकॉन हो गया, और तीसरा आप जान रहे होंगे जी और एस को भी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें जो लिखी हुई तो नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि दो ऐसे सॉफ्ट मेटल्स हैं ना, जो इतने सॉफ्ट हैं कि भाई उनको आप नाइफ, छुरी वगैरह से भी काट सकते हैं। ठीक है, वहीं पर एक मेटल ऐसा है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यूजुअली जितने भी मेटल्स हैं ना वो सॉलिड होते हैं, बट ये एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री के आसपास क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें किस चीज को यूज करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं। कौन सा उसका टेम्परेचर रेंज होता है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर पूछे तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को उसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डिग्री सेल्सियस में ही दे, हो सकता है कि वो फारेनहाइट में दे दे एग्जाम में, और फिर 94 फारेनहाइट से लेकर के 108 फॉरेनहाइट तक के टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग हमको क्या कर सकते हैं, ये कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम भूल गए हैं और हमको आप लोग एनलाइटन कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में कन्वर्जन का रेशियो क्या होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, आपको आता है तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, और नहीं आता है तो कम से कम सर्च वगैरह करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। हर चीज आपको सिखाया नहीं जा सकता, कुछ चीज आपको खुद से भी सीखनी चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी को फॉरेन हाइट में जब हम लोग करते हैं ना, तो वो क्लोज टू 98.6 फारेनहाइट आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं, मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और इसको यूज करते हैं थर्मोमीटर में, जिसको यूजुअली हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। अगला देखिए क्या लिख रखा है। अगला लिख रखा है कि भैया कॉपर लीजिए, आयरन लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, मतलब मेटालिक चीजों को लीजिए, और जब आप इनको बीट करेंगे ना, इसको पीटेंगे, तो फ्लैट शेप में आते जाते हैं। ठीक है, तो फ्लैट शेप में आना मतलब उससे पतले पतले आप क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिएबल होना या मेलिबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को भी पोजेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए कि मिठाई वगैरह पे जाकर के आप देखेंगे ना, तो सिल्वर फॉइल वगैरह से उसको डेकोरेट किया गया होता है। ठीक है, तो सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट, या एल्युमिनियम फॉइल को हम लोग यूज करते हैं फॉर द रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज थीम शीट्स में बहुत यूनिफॉर्म तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेटेलिक चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जानेंगे कि गोल्ड और सिल्वर जो होता है ना वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होता है, लेकिन चूंकि गोल्ड इतना महंगा होता है ना कि मिठाई वगैरह के ऊपर अगर उसका आपने कवर चढ़ा दिया ना, तो जो 500 रुपए किलो वाली मिठाई है वो पता चला कि 5000 रुपए किलो में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि यूजुअली सिल्वर को ही यूज करते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में जिस तरीके से सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं ना, आई एम क्वाइट श्योर कि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो मेलिएबल चीजें क्या होती हैं ये हम लोगों ने देखा। अगले में देखिए, अगर कोल या
सल्फर को हम लोग यूज करेंगे ना और उसको अगर मारना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा पीसेज में, और इस प्रॉपर्टी को फिर हम लोग बोलते हैं क्या, तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, वहीं वुड को अगर आप यही काम करना शुरू करेंगे तो न तो वो शीट के तौर पर फ्लैटन होगा और न ही टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो वुड है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नीदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि ठीक है मेलिएबल तो वुड नहीं होता है, लेकिन ब्रिटल में हम ऑप्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी सेज कि भाई वुड मेलिएबल नहीं होता है और ना ही वो ब्रिटल होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिख रखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ रेफरेंस लिखा हुआ है कि भाई ये लोग क्या करते थे कि कॉपर वगैरह या गोल्ड वगैरह को यूज करते थे। ठीक है, गोल्ड कहां से आता था, तो कोलार गोल्ड फील्ड से आता था, आपको कहां पे, तो कर्नाटका में। और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इन लोगों को कहा ही जाता था, ब्रॉन्ज का आपको डांसिंग गर्ल का इमेज मिला हुआ है, डांसिंग गर्ल मिली हुई है कहां से, तो मोहनजोदाड़ो से। और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन जान रहे होंगे कि उसमें 88% आपको कॉपर होता है, सीयू होता है, और 12% टिन होता है। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनको पता था कि कॉपर और गोल्ड को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। मेटल्स को यूज करके बहुत सारे वो लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, यूटेंसिल या ज्वेलरी वगैरह को भी क्रिएट करते थे। हाउएवर आयरन को यूज करने के आपको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बहुत सारे आगे आने वाले जो फॉरेन वाले आपको हिस्टोरियंस हैं या इवन इंडिया के जो वामपंथी हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आगे आकर के आर्यंस लोग आए और उन्होंने ही बड़े पैमाने पर क्या किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मारपीट के खत्म कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं, यहाँ बस इतना ही जानेंगे। आयरन बहुत प्रोमिनेंस आपको गेन करता है, इंपॉर्टेंस गेन करता है इन द टाइम फॉलोड। फॉलोड टाइम मतलब जो ऋग्वेदिक एरा है या आगे जाके पोस्ट वैदिक एरा है। ठीक है, ऋग्वेदिक मतलब 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और पोस्ट वैदिक मतलब 1000 बीसी से लेकर के लगभग 600 बीसी। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट वाज अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या कॉपर बेस्ड सिविलाइजेशन, वेयर एज जो पोस्ट जो फॉलोइंग आपको सिविलाइजेशंस आते हैं, कल्चर्स आते हैं, दे वेयर फॉन्ड ऑफ यूजिंग आयरन। चलिए आगे देखते हैं। आयरन का फायदा ये हुआ कि भैया इसने इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, पोस्ट वैदिक एरा में क्या हुआ है कि आयरन के ऊपर मास्टरी आ गई, और आयरन के ऊपर मास्टरी मतलब जो गंगा जमुना दोआब है, गेंजेटिक प्लेन्स है, वहां पर उस समय माना जाता है बहुत सारे फॉरेस्ट थे, उन्हीं को आयरन टूल्स वगैरह के थ्रू आपने क्या किया, क्लियर किया, और तब आपने एग्रेरियन एक्टिविटी खेती बाड़ी वहां पर शुरू कर दिया। अगले में आते हैं, देखिए क्या लिख रखा है, डक्टिलिटी। वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और अल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिक फिटिंग। हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर या अल्यूमिनियम के वायर्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में। ठीक है, सम ऑर्नामेंट लाइक बैंगल्स, नेकलेस, इयरिंग्स वगैरह में भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल वायर्स को यूज कर लेते हैं। या इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी अगर आपको बनाना है स्ट्रिंग बेस्ड, तो उसका जो स्ट्रिंग होता है वो किसी ना किसी मेटल का बना हुआ होता है। और स्ट्रिंग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे वीणा हो गया, माता सरस्वती के हाथ में हमेशा क्या होता है, वीणा होता है, सितार हो गया, वायलिन हो गया, और गिटार हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मटेरियल्स का या मेटल्स का बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, बड़े पतले पतले महीन वायर्स में आप क्या कर सकते हैं ना कि मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि भैया गोल्ड तो इतना डक्टाइल होता है ना, इसकी डक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि 1 ग्राम आप सोने से क्या कर सकते हैं ना कि 2 किलोमीटर लंबा वायर भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको खींच खींच करके। ठीक है, डक्टाइल नेचर ऑफ द मेटल इनेबल अस फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। ठीक है, जो हमारा मेटालिक छननी होती है ना, वो भी क्यों ऐसा है, बिकॉज उसमें भी देखेंगे तो मेटल के पतले पतले वायर, और वो वायर्स इसीलिए लगे हुए होते हैं ड्यू टू डक्टिलिटी। एग्जाम में पूछ देगा कि भैया हम लोग यूजुअली अपने घरों में क्या करते हैं, चाय छानने वाली छन्नी इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड होता है उसके लिए टी स्ट्रेनर। तो ये क्यों यूज कर पाते हैं, किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण यूज कर पाते हैं, तो दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी।
ठीक है। अगले में देखेंगे, ठीक है, कि रोप भी हम लोग क्या करते हैं, स्टील वगैरह के बनाते हैं, और स्टील क्या होता है, एक मेटल आयरन और एक नॉन मेटल कार्बन का एक मिक्सचर होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो स्टील है ना वो मिक्सचर होता है आयरन का और कार्बन का, ठीक है। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हेवी लोड्स को लिफ्ट कर सकते हैं। इवन रोप्स जो है ना वो नॉन मेटालिक चीजों के भी बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत स्ट्रेंथ उनका ज्यादा होता है, लेकिन मेटालिक चीजों का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आपको होता है, ठीक है। अगला एक प्रॉपर्टी देखिए, सोनोरिटी, ठीक है। सोनार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, एक दिव्यांग है, और उनके बारे में लिख रखा है दैट आई यूज द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माय वे, ठीक है। रोड के किनारे आप देखेंगे ना कि वुड का कोई सा भी स्ट्रक्चर ना रेलिंग के तौर पर नहीं लगाया गया होता, मेटालिक चीजें लगाई गई होती हैं। हिस्टोरिकली माना जाता है कि जो भी ब्लाइंडेड लोग रहे हुए हैं ना, जो भी देखने में सक्षम लोग नहीं है, शूरदास लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए। क्यों ऐसा होता है, अगले पन्ने पर लिख रखा है, आइए देखते हैं। The property of metals that enable them to produce a ringing sound, ठीक है। मेटल को अगर आप हिट करेंगे तो आपको एक रिंगिंग साउंड मिलेगा, और उस साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनारिटी, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं उनको ओवरऑल हम बोलते हैं दे आर सोनरस इन नेचर, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि भैया सारे मेटल आपको सोनरस नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम को हिट करेंगे ना तो बहुत जोर से आपको आवाज वगैरह नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है इस चीज का, तो भाई जो रिंगिंग साउंड होता है घुंघरूस का, ये सोनरिटी के कारण होता है। या स्कूल में हम लोग खुश हो जाते थे कि भैया अब छुट्टी हो गया, बेल बज गया, तो ये जो बेल का रिंगिंग होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोनरिटी ऑफ द मेटल्स। एग्जाम में पूछ देगा कि स्कूल का जो बेल होता है वो किस प्रॉपर्टी के कारण आपको रिंग करता है साउंड, तो ड्यू टू द सोनरिटी ऑफ द मेटल्स। अगला देखेंगे, कंडक्शन ऑफ द हीट। मेटल्स के पास क्या होता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon, even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time, ठीक है। एक किसी भी हॉट कप में आप क्या करिए ना कि 2 चम्मच डिप करिए, एक मेटल का एक नॉन मेटल का, जो नॉन मेटल वाला होगा उसका टेम्परेचर वही रह जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि भाई आज के समय में लकड़ी के भी आप देखेंगे ना कि वो करछुल वगैरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वहीं अगर आपने मेटालिक चीजों को यूज किया हुआ है ना, और आपने उस कड़ाही में उसको डाल करके छोड़ रखा है, तो फिर उसको आप टच करने की हालत में नहीं रहेंगे। 15-20 मिनट के बाद उसको फिर आपको क्या करना होगा, किसी कपड़े वगैरह से पकड़ना होगा, बिकॉज जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। रीजन बता रखा है कि ऐसा क्या है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। अगर किसी एक सब्सटेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। वही वुड, वुड का अभी हम लोगों ने कंपोजिशन जाना था ना कि सेलुलोज कह लीजिए, या आप अगर एलिमेंट्स के टर्म्स में बात करेंगे तो फिर क्या होता, उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। और ये सारी की सारी चीजें क्या थी, क्या है, तो दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है, दे आर नॉन मेटल्स। तो वही लिख रखा है कि भैया जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो वुड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। इसीलिए मेटालिक वेसल्स को हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के तौर पर। जो भी हम लोग कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं वो किसका बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है, ताकि नीचे जो आग जल रखी है उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बिहाफ पर हमारा जो फूड वगैरह है उसको हम लोग इजीली कुक कर सकें। लेकिन उन जो हमारे साथ करछुल जैसी चीजें होती हैं, या इवन उन्हीं इक्विपमेंट्स के हैंडल्स होते हैं, उनको हम लोग वुड से बनाते हैं या ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे, नहीं तो हम लोगों के हाथ वगैरह इस पूरे प्रोसेस में जल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल पढ़ लेना होता है, जाके किचन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, हाथ जला करके चीजों को सीखने का कोई फायदा नहीं है। वो बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, बीपीएससी के लिए आप केवल राम कहानी की तरह चीजों को सुनिए।
अगला देखिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह, तो स्क्रू ड्राइवर में भी क्या होता है, आगे देखेंगे तो एक मेटालिक पार्ट होगा, ठीक है, चूंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो बैक एंड होता है, जो उसका कवर होता है या जिससे हम लोग चीज उसको होल्ड कर पाते हैं, वो आपको क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। वही लिख रखा है कि वायर्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम को, आयरन को, कॉपर को, दे मेक द बल्ब ग्लो। एक चीज और जानेंगे कि जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो सिल्वर होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग देखेंगे कि भैया वायर वगैरह जहां पे बना हुआ होता है उसमें हम लोग कॉपर को यूज करते हैं, सीयू को यूज करते हैं, या अल्मुनियम को यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बिकॉज ये चीजें ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, ठीक है, ज्यादा बड़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, और दूसरा चीज की सिल्वर एक तो महंगा है और उतना उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वायर्स आपने बना दिया मेटल्स के, जैसे एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, तो बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। वहीं नॉन मेटालिक चीजों को अगर आपने यूज किया तो भैया फिर वो आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। और मेटल्स में भी हम लोगों ने बात किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहीं जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन है कि भैया जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जो प्लास्टिक कवरिंग होगा वो नॉन मेटालिक चीजों से बनाया जाएगा, और जो उसका एक्चुअल में टेस्टर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस चीज से बनाते हैं, मेटालिक चीजों से बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron। आयरन जैसी चीजों के ऊपर अगर आप लोग जा करके देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, रस्टिंग का प्रोसेस दिखेगा। क्या हो रहा होगा, उस पे ब्राउन डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा होगा, उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। अगला चीज जान रहे होंगे, यहां तक तो हम लोगों को पता ही है। आगे देखते हैं, हो सकता है कि कुछ अलग एग्जांपल्स आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स क्या करते हैं ना कि सिमिलरली दे एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर आपने क्या किया ना कि मेटल्स को छोड़ दिया, तो वो एयर के कांटेक्ट में आके, और एयर का जो आपको मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में आकर के वो क्या कर देंगे, ऑक्साइड वगैरह बना देंगे, और उसी को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को याद रखेंगे, इसीलिए हम कलर भी वैसा ही कर दिए हैं कि कॉपर में जब रस्टिंग होता है ना तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है कॉपर। और ब्लैक कोटिंग आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो सिल्वर में, ठीक है। सिल्वर क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो काला हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। कोरोजन मतलब क्या होता है कि जो भी मेटल का सरफेस है, जो उसका इनर वाला पार्ट है, वहां तक तो मॉइस्चर पहुंचा ही नहीं, आउटर लेयर के ऊपर आप क्या देख रहे होंगे कि कोरोजन वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। अब कोरोजन क्या करता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है, लेट से एक आपका आयरन पिलर है, ठीक है। अब इसके आउटर लेयर पे उसने क्या किया ना कि कोरोजन या रस्ट के कारण क्या हुआ कि एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, और वो ऑक्साइड धीरे धीरे जो मेन स्ट्रक्चर से उस आउटर सरफेस को अलग कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट से अगर इसका जो चौड़ाई था वो 10 सेंटीमीटर था, तो एक साल के बाद मेजर करेंगे, पता चला वो 9.9 सेंटीमीटर ही बच गया। तो दैट मीन्स जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर था मेटल बेस, उसमें से 0.1 सेंटीमीटर आपको गायब हो चुका है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि 200-300 सालों के बाद वो स्ट्रक्चर ही वहां पर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वही लिख रखा है कि ग्रेजुअल डिटोरिएशन होता है। मनी फिर आपको स्पेंड करना पड़ता है आयरन स्ट्रक्चर के ऊपर अगर वो रस्टिंग का शिकार है तो। अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि रस्टिंग का अगर कहीं पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो क्या करेंगे। पहला चीज तो हम लोगों ने बात किया कि एयर के कांटेक्ट में आने से ही रस्टिंग होता है, उसका जो मॉइस्चर होगा या एयर होगा उसके कांटेक्ट में आने से ये चीजें आपको खराब होंगी, रस्टिंग का प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको पेंट कर देंगे। पेंट करने का मतलब हुआ कि अब वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच गया, ठीक है। या उसके ऊपर ऑयल चढ़ा देंगे तो वो भी लंबे समय तक आपको क्या करेगा
कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ग्रीस यूज कर लेंगे, ये भी वही काम करेगा। या एक प्रोटेक्टिंग लेयर को यूज कर देते हैं जिंक मेटल के, और जिंक मेटल को अगर हम लोग प्रोटेक्शन के तौर पर यूज करते हैं आयरन में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एग्जाम में पूछते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में किस आपको मेटल को यूज करते हैं, तो जिंक को यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन। अगला देखिए क्या लिख रखा है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसी को मेहरौली पिलर भी बोलते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग ये कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में रखा हुआ है, ठीक है। ये वो आयरन पिलर है, इस चीज को देख सकते हैं। इसको आयरन पिलर दिल्ली बोलते हैं, या एग्जैक्ट जगह जहां पे वो कुतुब मीनार है उसको मेहरौली बोलते हैं। तो मेहरौली आयरन पिलर भी इसको एग्जाम में करके लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि आयरन पिलर माना जाता है चंद्रगुप्त टू का, ठीक है, मतलब गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। चंद्रगुप्त वन का एरा हम लोगों ने देखा हुआ है कि 319 या 320 से लेकर के 334 335 तक। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त जो 335 से लेकर के 380 के आसपास तक रूल करते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू जो 380 से लेकर के 413 या 414 तक रूल करते हैं। माना जाता है कि ये चंद्र उस जो आयरन पिलर है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आयरन पिलर है चंद्र नाम के राजा का। तो चंद्र से हम लोगों ने कैसे अंदाजा लगा लिया कि भाई ये चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य का है, बिकॉज इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो संस्कृत। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता था ना, लेकिन हम लोगों ने जाना हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संपोषक थे, वो पेट्रोनाइज करते थे जैनिज्म को। एंड जैनिज्म में कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो प्राकृत चलता है। तो इसका मतलब कि अगर ये चंद्रगुप्त आपको मौर्य का होता तो इसमें प्राकृत लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा, इसमें प्रेज होना चाहिए महावीर स्वामी को, लेकिन इस आयरन पिलर में बताया गया है कि जो चंद्र नाम के राजा हैं वो भगवान विष्णु के डिवोटी हैं, और भगवान विष्णु के डिवोटी होना मतलब भागवत होना, which is one of the salient features of Gupta dynasty, and that's the exact reason कि हम लोग मानते हैं कि आयरन पिलर किसका है, चंद्रगुप्त दो का है। चंद्रगुप्त दो मतलब 1600 ईयर्स एगो की कहानी हो गई, ठीक है। 1600 ईयर्स कैसे, 380 से हम लोग कंसीडर करेंगे तो चौथी शताब्दी हुई, वैसे आप जोड़ेंगे तो 1600 ईयर। खासियत क्या है, 8 मीटर हाई है और 6000 किलो से ज्यादा है, ठीक है। आयरन पिलर इस तरीके से ये बनाया गया है दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल एंड इमेंस वेदर, इट हैज बेयरली एनी रस्ट। हमारे एंसेस्टर्स के केमिस्ट्री के एडवांस नॉलेज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में जो पुल बनता है ना उसमें 5-10 सालों में रस्टिंग दिखने लगता है, बट ये 16 सालों से इस आयरन पिलर में कोई सा भी रस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। दैट इज सच अ ग्रेट थिंग। अगला देखिए क्या लिख रखा है, magnesium ribbon bonds with a dazzling white flame and changes into the white powder, and that powder is called magnesium oxide। एक पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, ठीक है। अगला, जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोगों ने लिटमस टेस्ट करवाया ना, तो हम लोगों को इसका कलर कैसा मिला, ब्लू कलर मिला। और ब्लू कलर मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि ब्लू कलर मतलब होता है बेसिक, याद भी कराया है कि बी से ब्लू, बी से बेसिक। और रेड कलर अगर मिल रहा है लिटमस टेस्ट में तो दैट मींस दैट इज एसिडिक, ठीक है। तो जानेंगे कि भैया मैग्नीशियम फिर क्या हो गया, ये आपको मेटल हुआ, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, किस नेचर का होता है। लिटमस टेस्ट में अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो दैट मींस वो बेसिक कलर का होता है। दैट मींस जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं वो बेसिक कलर के होते हैं, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसको ब्लू कलर में हम लोगों ने मार्क कर रखा है ताकि आपके लिए चीजें ज्यादा अच्छी हो, और कुछ नहीं तो कलर से ही चीजों को पहचान लें, ठीक है। मेरे भी व्यक्तिगत मोटिवेशन के लिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है उनको एक बार रिफर कर देंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो दैट थिंग वुड बी सच अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सोडियम मेटल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सोडियम हम लोगों ने बात किया होता ना कि उतना हार्ड नहीं होता है, इसको नाइफ वगैरह के थ्रू भी हम लोग काट सकते हैं। इसको हम लोग किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ। और ओपन एयर में रखेंगे तो एयर में 21% ऑक्सीजन है और मॉइस्चर भी है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा कि भैया ऑक्सीजन और वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, इक्वेटर के पास देखेंगे ना तो जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो
ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग पोलर रीजन के तरफ, ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मॉइस्चर आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूजुअली जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं उसमें सोडियम के साथ ये होता है कि भैया गलती से उसको आपने ओपन एयर में रख दिया और वो ब्लास्ट वगैरह कर जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, इसीलिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं, किरोसिन में प्रिवेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि ये मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आए ही नहीं। ठीक है, अगले में देखते हैं कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो यूजुअली क्या होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वो आपको एसिडिक कलर के होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सल्फर को एयर में क्या किया, बॉन्ड किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में ये करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो सल्फरस एसिड आपको फॉर्म हो रहा होगा। और एसिड मतलब क्या होता है कि लिटमस टेस्ट में उसका जो कलर होगा वो रेड कलर में वो कन्वर्ट हो रहा होगा, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगले में देखिए, फास्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में, क्योंकि जैसे ही आपने इसको एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज किया, ये क्या कर लेगा, ये कैच कर लेगा फायर। ठीक है, तो दोनों चीजों के बीच का अंतर ध्यान में रखेंगे, सोडियम को हम लोग किरोसिन में रखते हैं और वहीं फास्फोरस को रखते हैं वाटर में, बिकॉज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। होता ही है ना कि दोनों फैक्ट आपको पता होंगे और दोनों लाइन हम केवल एक्सचेंज कर देंगे कि सोडियम को वाटर में रखा जाता है, नहीं भाई उसको वाटर में नहीं रखते हैं, फास्फोरस को वाटर में रखते हैं, इस चीज को जानेंगे। यूजुअली ये सॉफ्ट होता है और डल होता है अपीयरेंस में, नीदर मेलिएबल होता है, नॉट डक्टाइल होता है, इसके तार वार आप नहीं खींच सकते हैं, नॉट सोनरस होता है, मतलब इसको आप हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और उतना अच्छा आपको ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स की क्या होती हैं, खासियतें होती हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया एसिडिक होते हैं। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, और वहीं जो नॉन मेटल्स के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, एक्सेट्रा। और अभी हम लोगों ने देखा था कि 118 जो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स हैं उसमें केवल 20 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। लेकिन हम लोगों के अगल बगल इतनी फ्रिक्वेंटली हम लोग को नॉन मेटालिक चीजें दिखती है ना, कि हम लोग मान लेते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में ज्यादा आपको नॉन मेटल्स होंगे। एक बार बहुत सारे बच्चों को ऐसे हम कंफ्यूज देखे हैं, एक बार हम एक बच्चे से पूछ दिए कि बाबू तुमको ऐसा क्यों लगता है कि नॉन मेटल्स ज्यादा होते होंगे दुनिया में, तो उसने बड़ा एक अच्छा सा लॉजिक दिया जो गलत होने के बावजूद भी हमको लगा कि अच्छा बच्चे इस कारण से सोचते हैं, बिकॉज अपने अगल बगल एक बार नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको नॉन मेटालिक चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी और मेटालिक चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फिर वही बात कि भैया तब हम बोलेंगे कि एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है कि दुनिया के सारे एलिमेंट मिलकर के जितने कंपाउंड्स बनाते हैं ना, उनके 4 गुना ज्यादा तो केवल अकेले कार्बन बना देता है। ठीक है, so these must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. These materials are not classified as metal or non-metal because they are not elements. ठीक है, अगला देखिए, एलिमेंट क्या होता है, एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। 118 एलिमेंट्स हैं, 92 मेटल्स और 20 नॉन मेटल। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑल मैटर के, मतलब ऑल मैटर मतलब वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, और कंपाउंड क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक में आपको क्या होते हैं, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल ऑकरिंग होते हैं और कुछ को हम लोग लैब वगैरह में भी बनाते हैं, सब के सब मेटल्स आपको नेचर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स का यूज दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन ब्रीदिंग में यूज करते हैं। अच्छा, जो एक छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि हम लोग जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और जो एक्सेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं श्वास के थ्रू, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन
ये पार्शियली सत्य है, एग्जैक्ट जो कंपोजिशन होता है ना वो यही है कि 21% जो ऑक्सीजन है वो 16-17% अभी भी बाहर जा रहा होता है, ठीक है। कार्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीडे लाइफ में, बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। की कंपाउंड ऑफ प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, और यही सारी चीजें हम लोगों को किस लिए चाहिए होती हैं, ग्रोथ और एनर्जी के लिए। कार्ब्स से क्या मिलता है हम लोगों को, कार्ब्स और फैट से एनर्जी मिलता है, और वहीं हम लोगों को अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। नाइट्रोजन हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एन पी के, ठीक है। ये 3 बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं इंडिया में, 4:2:1 रेशियो में इनको यूज किया जाता था पहले, आइडियली माना जाता था। एक नया रेशियो भी अब निकल करके आया है 6.4:2.7:1, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे कि भैया कार्बन आपको क्या होता है, वो कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स उससे आपको मिलेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, फर्टिलाइजर्स देगा या बहुत सारे केमिकल्स में यूज किया जाता है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन चाहिए होगा। क्लोरीन को हम लोग यूज कर लेते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, और आयोडीन को यूज किया जाता है वुंड्स के ऊपर, घावों के ऊपर एंटीसेप्टिक के तौर पर, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको यूज किया जाता है। मेटल्स एंड देयर एलॉयज, एलॉयज मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे हम लोगों ने बात किया कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक है, और ब्रॉन्ज मतलब हम लोगों ने बात किया कि 88% इसमें कॉपर और 12% इसमें टिन, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एलॉय हो गया। सम स्पेशल मेटल्स आर आल्सो यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, जिरकोनियम यूज करते हैं एरोस्पेस में, टाइटेनियम यूज करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जिरकोनियम रॉड्स को यूज किया जाता है, और एरोस्पेस में हम लोग यूज करते हैं टाइटेनियम को, ठीक है। तो इतनी ही चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। आई एम क्वाइट होपफुल कि ये चैप्टर, हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई और ऐसी चीज जो आपका डाउट है उसको भी आप लोग रेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और चैप्टर में, ठीक से पढ़ते रहिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार कर लेंगे। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको लगता है कि आप बहुत फंसे हुए हैं, उसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो विल बी मेकिंग गुड वीडियोस। Thanks for watching. Har Har Mahadev.